प्रॉपर्टी ले लो और रेट डबल हो जाएगा। आपका इस पे क्या टेक है? क्या वाकई में प्रॉपर्टी लेने से रेट डबल हो जाता है या एक स्कैम है? इस पे आपका क्या टेक है? प्रॉपर्टी ले लो रेट डबल हो जाएंगे, ये एक मार्केटिंग लैंग्वेज भी है और एक यथार्थ भी है। दूसरी तरफ इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले लेंगे तो रेट डबल नहीं हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ इस मार्केटिंग गिमिक को सुन करके प्रॉपर्टी ले ली कि ले लो डबल हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में रेट डबल की तो बात छोड़िए, आप लॉसेज में भी जा सकते हैं। नया इन्वेस्टर सबसे पहले क्या चेक करे? लीगल। एक सिंपल सा सवाल, घर खरीदना इमोशन है या डिसीजन? हर एक इंसान का एक सपना जरूर होता है कि उसका अपना एक घर हो, लेकिन जब घर खरीदने की बारी आती है तो हम इमोशंस से ज़्यादा अपने दिमाग पर विश्वास करते हैं, लेकिन दिमाग का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं और एड्स, प्रमोशंस, इन सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं। रियल एस्टेट आज सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक नहीं रह गया है, बल्कि छोटी शहरों तक, पहाड़ों तक, हर जगह पहुंच गया है। लोग अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन कई बार के ऐसा होता है कि रियल एस्टेट एक ऐसा माया जाल है जहां पर जाकर आप फंस जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए, रियल एस्टेट के पीछे डार्क साइड सुनने के लिए और एक निष्पक्ष राय सुनने के लिए कि आखिर रियल एस्टेट में इतना सारा पीछे छुपी हुई चीज़ें क्यों हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट पाणिनी तिवारी जी, जो कि पैन इंडिया काम कर रहे हैं। धुलेरा, उत्तराखंड, जेवर, मुंबई, और इनकी एक्सपर्टीज जो है वो लगभग पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट फील्ड में है। क्या गलत है, क्या सही है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। जब पहला घर लेना होता है, क्योंकि वहाँ पे इमोशंस भी जुड़े होते हैं इंसान के, और हो सकता है कि पहला घर है तो मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि हम सबसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लेके चलते हैं। तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं, यहाँ पे हम नोएडा की बात करें, क्या देखना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे तो फ्लैट्स ही मिलेंगे अभी के टाइम में, ज़मीन लेना पॉसिबल नहीं है मिडिल क्लास के लिए। तो किस तरीके से और क्या देखें और क्या प्रोजेक्ट्स चुनने चाहिए, कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन चुननी चाहिए? देखिए, पूरे एनसीआर के जो पार्ट्स हैं, जैसे गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा के साथ नोएडा एक्सटेंशन आ गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सारे एरियाज आते हैं एनसीआर में। गुड़गांव की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, राइट। आउट ऑफ रीच। नोएडा इज राइट नाउ गेटिंग आउट ऑफ द रीच फॉर द पीपल। धीरे धीरे यहाँ 30,000 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट हो गए रेजिडेंशियल मार्केट में भी, कमर्शियल की तो बात ही छोड़िए। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा के भी रेट्स बढ़े हैं, फरीदाबाद के भी रेट्स बढ़े हैं, और गाजियाबाद गाजियाबाद में अगर आप देखेंगे अभी सिद्धार्थ विहार आ गया है, बहुत अच्छा माइक्रो मार्केट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा में बड़े बिल्डर्स, गोदरेज, शोभा, एस, मतलब कई सारे अच्छे बिल्डर हैं। तो जैसे अब मैंने नाम लिया गोदरेज का, शोभा का, एस का लिया, और कई सारे लोग हैं, ये बड़े ब्रांडेड लोग हैं और इन्होंने डिलीवरी दी है, ट्रस्टेड लोग हैं, वर्किंग विथ प्योर लीगैलिटी एंड ऑल। आप इनके प्रोजेक्ट भी देख सकती हैं, प्लस कई ऐसे छोटे छोटे ब्रांड भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी डिलीवरी दी है, प्राइस सेंसिटिव भी हैं। आपको 1 करोड़ में ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास जाता है तो सबसे पहले देखता है कि यार उसके इस प्रोजेक्ट पे लोन हो जाएगा कि नहीं। सबसे ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए आप रोज पढ़ेगी, इकोनॉमिक टाइम्स से लेके इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के और मनी कंट्रोल से लेके चल रही है। गवर्नमेंट नए नए चीजें प्रयास कर रही हैं, बिल्डर्स को रिलैक्सेशन दी जा रही है जिनके प्रोजेक्ट्स किसी तरह की मुसीबतों के चलते, कोविड के चलते रुक गए थे। स्वामी फंड आया, एसबीआई बैक्ड, जिसके चलते बहुत सारे रुके हुए स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में यूनिट्स मिली लोगों को। तो आप ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं, आप रिसर्च करें, आप कंसल्टेंट्स के साथ बात करें और आप उनको अपना बजट बताएं और आप उनको बताएं कि मुझे इस प्रोजेक्ट में चाहिए, मुझे तुरंत रजिस्ट्री चाहिए। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 80% तक लोन हो जाता है। तो एक मिडिल क्लास जिसकी महीने की पति पत्नी और भी लोग मिलाकर के 2 लाख रुपए की आमदनी है, वो लाख रुपए तक अपने घर में अगर कोई रेडी टू, और सबसे पहले कोशिश करिए रेडी टू मूव इन घर मिले।
अंडर कंस्ट्रक्शन में रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपको आज रहना है, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको आज रहना है तो आप रेडी टू मूव इन देखेंगी, ना कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगी। ट्रू। अगर आपके पास इतना समय है, आपकी जॉब ऐसी है फ्लक्चुएटिंग, आप 10 साल बाद रहना चाहते हैं, तब तो आप करें। नहीं तो तुरंत के लिए रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाइए, आपको तुरंत लोन मिलेगा, आपको घर की चाबी मिलेगी। तो एटलीस्ट आप घर की चाबी लेकर के अपने मकान की ईएमआई देंगे, और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में करके लोन भी करा लेंगे तो रहेंगे, रेंट भी देते रहेंगे, और आपको मकान की ईएमआई भी देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी टफ सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन हो जाती है मिडिल क्लास के लिए। ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर ए प्रोजेक्ट और ए प्रॉपर्टी और एन एसेट विच इज रेडी टू मूव इन, और आपको वहां पे आप अपने हिसाब से इंटीरियर कराए, जो चाहते हैं कराए, आपका लोन भी हो जाएगा, एंड यू कुड बी ए हैप्पी पर्सन एटलीस्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम फ्लैट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जब आप ब्रोशर्स देखते हैं लोगों के, तो उसमें बिल्कुल महल जैसा घर दिखा दिया जाता है। कारपेट एरिया की बात आती है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अपना, और हम पूरा एरिया दिखा देते हैं उसको बहुत बड़ा। तो इन सारी चीज़ों के, इन सारे जाल से आदमी कैसे बच सकता है, या क्या देखना चाहिए इस चीज़ इनके लिए क्वेश्चन आपका जायज़ है, पर अब ये नहीं होता। अब मकान एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म सुपर एरिया पे नहीं, कारपेट एरिया पे ही बिकते हैं। ओके। पहले ही आप एक बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट में, अपने ब्रोशर में स्पेसिफाई करना होता है कि आपको अगर इस रूम का है तो इसका कारपेट एरिया क्या है, बालकनी का क्या है, सारी चीजें क्या है, एंड देन द लोडिंग्स। राइट। रोड लोडिंग आप डिफरेंट करता है बिल्डर टू बिल्डर, कहीं 20-25% है, कहीं 30-35% है। कुछ बड़े बड़े ऐसे बिल्डर हैं जो 40-45% तक लोडिंग लेते हैं, बट वो कह के लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको किसी ने कह दिया कि जी मेरी 20% लोडिंग है और वो 40% निकल के आएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। नाउ इट इज वेरी मच फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो आप ब्रांड्स के साथ जाते हैं तो आपको एक एक सेंटीमीटर इंच लिखा हुआ होता है, बिकॉज रेरा में उनको वही चीज अपडेट करनी पड़ती है जी। तो अब ये बात नहीं रह गई है। दूसरी बात रही ब्रोशर पे महल जैसा दिखने की, तो देखिए मैं इसीलिए कहता हूं ब्रोशर पे सिर्फ बिलीव नहीं करना चाहिए, आपको उस बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए, उसने कैसा बनाया है, किस तरह की चीजें हैं, उसकी डिलीवरी क्या है, उसके भीतर का इंटीरियर क्या है। तो सब आप अगर रिसर्च करके जाएंगे तो आप ठगे नहीं जाएंगे। और मोर एंड लेस अब चीजें 5-10% वेरिएशन हो सकता है, बट नाउ दिस मार्केट इज ऑल्सो गेटिंग मेच्योर्ड एंड कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, तो इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्रोमिसेस दे दिए जाते हैं कि आपको ये 3 साल में डिलीवर हो जाएगा। जैसे हमने अभी बात की, मान लीजिए क्योंकि किसी का बजट नहीं है रेडी टू मूव इन खरीदने का, और वो 3 साल बाद वाला प्लान कर रहा है लेने के लिए, तो वो जो 3 साल होता है वो कितना खिसकता चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। ये चीज को कैसे, मतलब देखिए क्या चीज देखनी चाहिए? देखिए रियल एस्टेट इकोनॉमी का ही पार्ट है, आप इकोनॉमी से अलग नहीं है। यहाँ कुछ भी चेंजेस आते हैं तो रियल एस्टेट भी उससे अफेक्टेड होती है। तो अगर इंडिया में मार्केट डाउन होगा, इंडिया में मार्केट अप होगा, रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ेंगी या रॉ मटेरियल की प्राइसेस घटेंगी, या कोई भी चीज़ हो, स्टील हो, आपका सरिया हो, सीमेंट हो, कुछ भी होगा, तो वो मार्केट अफेक्ट होती है। गवर्नमेंट चेंज हो गया, आज स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो गई, लैंड लॉ चेंज हो गए, या अप्रूवल्स में दिक्कत आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको ये कहूँगा, बिल्डर ऐसा नहीं है। कई बार लोगों को ये लगता है कि बिल्डर्स दोषी हैं। सिर्फ बिल्डर्स को दोष नहीं देना चाहिए। बिल्डर्स आर नॉट द कल्प्रिट्स ओनली। हार्डली कोई चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट डिले हो, कोई बिल्डर नहीं चाहता। आप अपवादों को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन, लीव द एक्सेप्शंस, बट एवरीबॉडी वांट्स कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो। बट ये जो पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट को, इस मामले में सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। तभी आप रियल एस्टेट से बहुत बड़ा, साथ में आपकी जॉब क्रिएशन भी कई गुना बढ़ जाएंगी। हम करोड़ों लोगों को जॉब देते हैं एज एन इंडस्ट्री, अननेम्ड इंडस्ट्री। बट अगर आप मुझे नेम्ड इंडस्ट्री देंगे, इंडस्ट्री के साथ मिलने वाले टैक्स इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स बेनिफिट्स देंगे, फाइनेंशियल आप उसको रिलैक्सेशंस देंगे, आप चीप रेट पे कैपिटल प्रोवाइड कराएंगे मुझे। आज के डेट में बिल्डर को बहुत हाई रेट में कैपिटल रेज करना पड़ता है। तो अगर ये सब चीजें करेंगे, मैं नहीं मानता कि चीजें हो सकती हैं गड़बड़। बट आप मान के चलिए, मेरा एक मानना है ऑन एन एवरेज कि अगर बिल्डर 3 साल कहता है तो आप मान के चलिए कि साल सवा साल और डिले हो सकता है। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ओके। ये मैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बात कर रहा हूँ, छोटे ब्रांड्स की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत लेने की जरूरत नहीं है। एंड अभी बजट आने वाला है, तो
अब आपके साथ मैं ये सेशन कर रहा हूँ, पॉडकास्ट हमारा चल रहा है, आई विल रिक्वेस्ट टू द पीपल, इफ गवर्नमेंट पीपल आर लिसनिंग, अगर वो सुने तो मैं जरूर चाहूंगा कि सबको, हमारी इंडस्ट्री के और बाकी लोग भी मिलके इसके लिए आवाज उठाए। एपेक बडीज, बिजनेस बडीज उठा रही हैं, बट देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर पुटिंग रियल एस्टेट इनटू द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। डेफिनेटली, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो रियल एस्टेट में करते हैं, और एज अ बायर भी अगर मैं देखूं तो मुझे भी एक ट्रस्ट डेवलप होगा जब वो एक इंडस्ट्री होगी, एक ऑथोराइज्ड, एक रेगुलेटरी इंडस्ट्री होगी, तो बायर को भी उतना ज़्यादा ही ट्रस्ट होगा फिर उस चीज़ में, क्योंकि फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी आपकी सारी चीज़ों में। तो जितने ये ब्लैक धंधे होते हैं, कालाबाजारी होती है या धोखेबाजी होती है, ये शायद रुक जाएगी इन सारी बहुत सारी चीज़ों में। चेंजेस आएंगे जब आप एक रेगुलेटेड मार्केट में, अब आप स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में सेबी के थ्रू जब काम करते हैं, तो जो आज 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में काम होता था, अब तो हर्षद मेहता जैसे फ्रॉड नहीं दिखते। तो सारी चीजें रेगुलेटेड हो गई। वैसे ही जब ये इंडस्ट्री के तौर पे आएगी, इसकी सारी चीजें रेगुलेटेड हो जाएगी, एपिक बॉडी बनेगी, और हर चीज के लिए एक फिक्स प्रोसेसेस और वो लॉज रहेंगे, तो काफी सारी चीजें सुधरने की उम्मीद है। देखिए, वर्ल्ड में कहीं भी 100% तो किसी चीज में प्योरिटी आप नहीं महसूस कर सकती, लेकिन फिर भी एक आम जनता को ये चाहिए कि उसकी चीजें स्मूथली डिलीवर हो, जो वो पैसे लगा रहा है उसको टाइम पे मिले। बिल्डर चाहता है कि उसको उसका सही प्राइस मिले, उसको सही कैपिटल मिले, उसकी प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंटैक्ट रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते प्राइसेस बढ़ती घटती हैं, तो वो बिल्डर अपने ऊपर कितना प्रेशर लेगा, फिर वो उसी आम जनता के ऊपर प्रेशर डालता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको कि गवर्नमेंट को एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, माइक्रोवेव में देखने की जरूरत है। ऊपरी सतह से मैक्रोवेव में देखने से काम नहीं चलेगा। सर, जब रियल एस्टेट की बात हम करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्रॉपर्टी ले लो और रेट डबल हो जाएगा, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, सिर्फ जाल में फंसाते हैं लोग, झांसा देते हैं लोग। आपका इस पे क्या टेक है? क्या वाकई में प्रॉपर्टी लेने से रेट डबल हो जाता है या एक स्कैम है? इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रॉपर्टी ले लो, रेट डबल हो जाएंगे, ये एक मार्केटिंग लैंग्वेज भी है और एक यथार्थ भी है। दूसरी तरफ इसके पीछे के कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले लेंगे तो रेट डबल नहीं हो जाएगा। आज के दौर में माल बेचने के लिए, प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए लोग कई तरह के मार्केटिंग गिमिक्स का यूज करते हैं। सबसे जरूरी ये है कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो एंड यूजर है, जो प्रॉपर्टी ले रहा है, उसको ये समझना चाहिए कि वो कहाँ प्रॉपर्टी लेगा कि उसके रेट डबल होंगे। जो फैक्टर्स इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं, आपने किस जगह पे प्रॉपर्टी ली, उसका लोकेशन क्या है, आपका एंट्री लेवल क्या है, आपने किस एंट्री लेवल पे वहां पे प्रॉपर्टी ली है, आपके प्रॉपर्टी का डिमांड और सप्लाई का आज के डेट में क्या रेशियो है। तो ये काफी सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, जहां पर कि आप ये महसूस कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ली है, इस लोकेशन पे, इस जगह पे ली है, इस माइक्रो मार्केट में ली है, तो वहां प्रॉपर्टी के डबल, ट्रिपल या आगे बढ़ने के क्या चांसेस होते हैं। साथ में एक बहुत जरूरी चीज है, आपको आपके साथ एक अच्छा एनालिस्ट, एक अच्छा जानकार होना चाहिए, जो कदम कदम पे इन सारे एलिमेंट्स का, माइक्रो एलिमेंट्स का आपको जानकारी दे। अगर आपने सिर्फ इस मार्केटिंग गिमिक को सुनकर के प्रॉपर्टी ले ली कि ले लो डबल हो जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में रेट डबल की तो बात छोड़िए, आप लॉसेज में भी जा सकते हैं। या अगर आपने सही चीजों को परख करके नहीं ली, तो वो प्रॉपर्टी भी आपको नहीं मिल सकती है, डबल होने की तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी लेने से उसका रेट डबल नहीं होगा। हमेशा रियल एस्टेट फायदे में आपको पहुंचाता है, लेकिन उस रियल एस्टेट को, जिस सही रियल एस्टेट के फैक्टर को देखते हुए अगर आपने वो एसेट क्लास चूज किया, अगर आपको रेजिडेंशियल कहीं लेना है, उस जगह पे आपने कमर्शियल ले लिया या इंडस्ट्रियल ले लिया, या फिर आपने जहां लैंड की जरूरत है, जहां आपको लगता है कि लैंड्स के रेट अच्छे होने हैं भविष्य में, उसकी जगह छोड़ करके आपने रेजिडेंशियल ले लिया, तो ये आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये आपके रेट्स को कभी डबल नहीं करेगा, इनफैक्ट ये आपको घाटे में पहुंचा सकता है। तो सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से बात अगर करें, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हैं तो हमें लैंड लेनी चाहिए या हमें फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत पहले से एक बात कह गए हैं, इनफैक्ट आज भी मैं ये देखता हूँ, मैं अपने घर में भी, हमारे दादाजी भी कहा करते थे
कि गांव में या कहीं भी जमीन अगर मिल रही है तो उसे तुरंत ले लो। ये एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको टेक्निकल फॉर्म में समझेंगे तो ये वर्ल्ड जितने एलिमेंट से मिलकर के बना है उसमें लैंड ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्कार्स है। ये इसको आप इलास्टिक नहीं है कि आप इसको खींच करके लंबा कर सकती हैं, इसीलिए इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो लैंड एक ऐसी चीज है कि अगर आपने आज लेकर के रख दिया तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगले आने वाली 5 पीढ़ियां भी अगर उस लैंड की ओनर हैं तो वो हमेशा उसको अप्रिशिएटिंग रेट पे ही देखेगी, साथ में उसका रेट बढ़ेगा, क्योंकि जमीनों की किल्लत है, कहीं भी कुछ भी बढ़ सकता है, आप जमीन को नहीं बढ़ा सकते। दूसरी चीज फ्लैट का क्या है कि जब तक वो जमीन का टुकड़ा एज ए लैंड एसेट क्लास में प्रेजेंट है तब तक तो वो अप्रिशिएटिंग है। जैसे ही उस पर फ्लैट बना, एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जैसे भी आप कहें, मिट्टी गारे का कोई भी ढांचा बना तो उसकी एक डेप्रिशिएटिंग वैल्यू हो जाती है। ये बात सच है कि थोड़े समय के लिए ऑब्वियसली उसके प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, फ्लैट्स के रेट बढ़ेंगे, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है। एक जमीन का टुकड़ा जो आपने 10 लाख का लिया वो 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद 10 करोड़ का हो सकता है, लेकिन एक फ्लैट जो आपने आज के डेट में 10 करोड़ का ले लिया तो वो 10 साल के बाद 20 करोड़ या 25 करोड़ का नहीं हो सकता, उसकी एक लिमिटेशन है। साथ में अगर आप फ्लैट लेते हैं आपको ये भी देखना पड़ता है कि ठीक है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, सारी चीजें हैं। तो जहां तक वर्ड इन्वेस्टमेंट आप यूज कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा लैंड आपका फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस होना चाहिए। फ्लैट्स आर द बेस्ट फॉर लिविंग, मैं हमेशा से कहता हूं फ्लैट्स को आप जब भी लीजिए एंड यूजर के तौर पे लीजिए, अपने रहने के लिए लीजिए। उसकी रेंटल वैल्यू भी कहीं भी वर्ल्ड वाइड देखिएगा 1.5%, 2%, 2.5%। अगर आप बहुत ही अच्छे मार्केट में हैं जहां पर कि डिमांड सप्लाई में डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बेहद कम है, तो वो 3.5-4% हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं। जबकि लैंड के साथ ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। यही रीजन है कि वर्ल्ड वाइड आप जितने भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देखेंगी, वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, उनकी पोर्टफोलियो का 50-60% लैंड में ही जाता है। So, in my point of view, land should be the first choice for investment. Okay. अब यहाँ पर मेरे 2 सवाल आ जाते हैं। फर्स्ट, मिडिल क्लास, क्योंकि आप आज भी अगर हम देखते हैं तो जो हमारी आबादी है उसमें मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है। अगर मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट के लिए जाती है तो उसको क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए? क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमारे पास कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। आज के डेट में गोल्ड में, सिल्वर में, इन सारी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बात है और अच्छा उसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो क्या ज़मीन में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है या गोल्ड या सिल्वर या जो भी हम कहें SIPs, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है? दोनों 2 क्लासेस हैं। जैसे आप गोल्ड और सिल्वर की बात करिए जिसे हम बुलियन मार्केट कहते हैं, या फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स में SIP हो गया, म्यूचुअल फंड्स की वो टाइप्स हैं, या फिक्स डिपॉजिट्स हैं, या बॉन्ड्स हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, कई तरह के बॉन्ड्स आते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक चीज हम यूज करते हैं हेजिंग। यानी आप जहां पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हेजिंग करते हैं। हेज कॉस्ट होता है, हेज फंड्स भी होते हैं। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट या सिल्वर में किया गया इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, बट लॉन्ग रन में आप कभी भी देखोगे इन्फ्लेशन को बीट करने का जो मादा होता है वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में होता है। गोल्ड या कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट की एक अपनी वैल्यू होती है, वो वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए होती है, उस टाइम पीरियड के बाद उसके फ्लक्चुएशंस हमेशा होते हैं। जहां तक रियल एस्टेट की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये एक इमूवेबल एसेट है, बाकी एसेट्स मूवेबल है। तो उनकी वैल्यूज वॉर के साथ, कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कंडीशन आ गया, वहां पे उनकी वैल्यूज काफी ड्रास्टिकली चेंज करती है। स्टॉक मार्केट में लोग एक एक दिन में 8-8 लाख करोड़, 10-10 लाख करोड़ गंवा रहे हैं इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर किसी ने वाइज डिसीजन लेकर के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक लैंड में, तो लैंड की इन्वेस्टमेंट, दुनिया में परमाणु बम भी गिर जाएगा तो वो आपकी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राइट। आप कहीं न्यूक्लियर वॉर हो गया तो उसी दिन उस जगह के फाइनेंशियल मार्केट की वैल्यूज पेपर वैल्यूज के तौर पे आ जाते हैं।
गोल्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बाकी चीजों की वैल्यू ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जीरो हो जाती है। हमने देखा है अमेरिका में जो लेमन ब्रदर क्राइसिस आया या बाकी चीजें आई। बट जो स्मार्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने लैंड में ले रखा था, जिन्होंने अच्छे कमर्शियल एसेट्स बना रखे थे, जिन्होंने जिसको कहते हैं कि निश प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उन्होंने बड़े बड़े विलाज या बीच कोस्टल साइड में उन्होंने ले रखे थे, तो ये देखा गया कि उस पीरियड के बाद उनकी वैल्यूज में सबसे तेज बढ़ोतरी आई। तो फाइनेंशियल मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट, एक ही इन्वेस्टर होता है, वो फाइनेंशियल मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब हम उसकी पोर्टफोलियो उठा के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने मैक्सिमम कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना परसेंटेज उसका बाकी एसेट्स में है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने का उसका तरीका होता है वो हमेशा उसको बैलेंस करके रखता है, और ये तभी संभव है जब आपकी पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा रियल एस्टेट में हो। और रियल एस्टेट में मैं फोकस करता हूं लैंड में। अब आप आती हैं मिडिल क्लास की, तो भारत में मिडिल क्लास के कई कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जिसकी एपेटाइट है 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, लोअर मिडिल क्लास है। एक अपर मिडिल क्लास है जो आज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक जाता है। 3-4 करोड़ से ऊपर फिर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपर क्लास में आ जाते हैं। राइट। भारत की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी का टोटल 65-70% इसी लोअर और अपर मिडिल क्लास में लाई करता है। तो जो लोअर मिडिल क्लास है, इनके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि भाई आप प्लॉट लीजिए। आप अब आप 1 बेडरूम 2 बेडरूम लीजिएगा, आपका फैमिली बढ़ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, कल के डेट में फिर आप वहां से आपको निकलना पड़ेगा कुछ सालों के अंदर ही, वो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो आप अपने लिए प्लॉट लीजिए, उन जगहों पे लीजिए जो कि नई मार्केट्स हैं, जहां सस्ते में आ रहा है। जैसे आज की डेट में हमारा ये जेवर एयरपोर्ट का मार्केट है, ये काफी बढ़िया चल रहा है। इसके साथ साथ नया न्यू नोएडा बन रहा है, बुलंदशहर, इसके आसपास काफी ग्रोथ आ रहा है। मथुरा वृंदावन के आसपास काफी ग्रोथ आ रहा है। फिर हम अगर देखते हैं तो उत्तराखंड इज वेरी लाइकेबल प्लेस, आज के दौर में इन्वेस्टर्स का हो गया है। नए माइक्रो मार्केट्स हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, धोलेरा जैसे, जहां खुद प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज को अपने भाषणों में कह चुके हैं। तो जो ये मिडिल क्लास है, इसके लिए ये क्षेत्र बड़े अच्छे हैं मेरे समझ से, जहां पर कि वो प्लॉटिंग डेवलपमेंट पे अपना पार्ट ले सकते हैं। और दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि वो 15-20 लाख पे थोड़ा सा इस मार्केट को मैच्योरली हैंडल करे और स्टॉक्स के थ्रू हैंडल करे, तो रियल एस्टेट में एक वर्ड आता है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने, डेलएफ हो गया, आरएमजेड कॉर्प हो गया, साउथ की कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कमर्शियल एसेट्स को मोनेटाइज करके उसको रीट्स का फॉर्म दिया है। ये एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको रियल एस्टेट में ही हमने लॉन्च किया हुआ है। उसमें आप बिल्कुल स्टॉक्स की तरह यूनिट्स खरीद सकते हैं, आप उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पार्ट बन जाएंगे। इनका रिटर्न भी 15-20% के आसपास है, बहुत अच्छा रिटर्न है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको जमीन नहीं लेनी होती, बॉन्ड्स या बॉन्ड, जो भी आप आपको यूनिट्स लेनी होती है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में यूनिट्स खरीदती हैं, वैसे ही आप वहां भी यूनिट्स लेती हैं। तो एक वो है, ये सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए मैं आज भी मानता हूं कि लैंड से बढ़िया कोई चीज नहीं है। अपनी जमीन, अपना छत, इसको हम सही रूप से मानते हैं। बाकी 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ में अगर आपको अच्छी गेटेड टाउनशिप में रहना है, तो कई सारे नोएडा में भी आवासीय ऐसे मतलब भूखंड आ रहे हैं, ऐसी परियोजनाएं आ रही हैं, ऐसे आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स जहां पर कि आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। बट वो आप वंस अपॉन ए टाइम इन लाइफ करिए, जहां आपको रहना हो। उसके अलावा अगर आप मल्टीपल यूनिट्स लेती हैं तो मेरे ख्याल से समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा, और एंड यूजिंग तौर पे और अगर लॉन्ग रन में आप देखेंगी तो आपको घाटा ही हो सकता है। यहाँ पर सर 2 चीज़ और आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये, आपने जिन चीज़ों की बात की, जेवर हो गया या धुलेरा हो गया या जो भी छोटे जगह, मथुरा, वृंदावन, इन सारी चीज़ों की आपने बात की। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी देखने को मिल रहा है। तो वो लोग फ्रॉड से कैसे बचें? कहाँ से क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए? एज़ एक्सपर्ट आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, ना मेरे को रियल एस्टेट का कुछ भी पता है। अगर मैं जा रही हूँ कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप मुझे एज़ एन एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ये चीज़ें पहले देखें? देखिए, लाइफ में सबसे ज़रूरी होता है इंसान का प्रैक्टिकल होना। तो
लाइफ का एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट, कहीं भी आप करती हैं, वहां भी अगर उस आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जाते हैं तो आपको हमेशा फायदा होता है। लोग क्या करते हैं अभी, जो हमने देखा अपने पास्ट, मैंने अपने 2 डेकेड्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि भारत में एक भेड़ चाल चलती है। जैसे कहीं कोई नया माइक्रो मार्केट डेवलप हुआ, कोई नई जगह पे चीजें डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि रियल एस्टेट डेवलप वहां होता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। रियल एस्टेट एंसिलरी पार्ट है उसका। रियल एस्टेट अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर कि आप मतलब आपने ये जमीन देखी, आपने यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और इससे चीजें आगे बढ़ गई। उसकी बैकअप और सपोर्टिंग चैनल्स होती हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो फिर लोगों की नजरें, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी नज़रें वहाँ पे जाती हैं कि हम यहाँ रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ फैक्ट्रीज आ रही हैं, यहाँ कमर्शियल्स आ रहे हैं, यहाँ एविएशन आ रहा है, यहाँ जॉब इंडस्ट्री आ रही है, तो ये रियल एस्टेट को सपोर्ट करेगी। अब देखा क्या जाता है भारत में कि कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि इसको मौके का फायदा के तौर पे मतलब आप इसको कह सकते हैं कि अवसरवादिता, अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच अपनाती हैं वो। और उनका एक काम होता है कि चलो यहाँ पे आया, हमने ये तेन प्रकार विद एनी काइंड ऑफ बाय एनी मीन दे गो देयर, दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ नोइंगली, अननोइंगली, लीगली, इलीगली, वो कुछ भी शुरू कर देते हैं। अब उनका तो ये अपना प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन ये है प्रैक्टिकल अप्रोच के चलते कि आप पहले इन सारी चीजों को रिसर्च करें। इंडिया में रिसर्च की बड़ी कमी है। हम मानते हैं भारत में अगर किसी चीज की कमी है तो प्राइमरी डेटा रिसर्च की कमी है। तो यहां लोग प्राइमरी डेटा के साथ ये नहीं देखते कि अगर कोई लैंड ली गई है तो पहले उस जमीन के कागजात देखें, उन कागजात को लेकर के कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास हम जाएं, या फिर हम देखें कि वहां किस तरीके का अप्रोच चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें हैं। हम बातें करते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए कि आपके पास इन प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ से आए, इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रहती है। आज भी आप देखेंगे तो वहां पर 12 साल, 15 साल, 18 साल ऐसे करके जो पुश्तैनी कागजों के वो चलते हैं, जमीन के रैयतों के और उनके वो लगे रहते हैं। बट लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते। भारत में सबसे जरूरी क्या होता है, लोगों को क्या चाहिए, सस्ते में। यहाँ आप कुछ भी सस्ते में दे दीजिए, लेने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। एंड द रियल प्रॉब्लम लाइज हियर। यहीं से आपकी फ्रॉड की शुरुआत होती है। लोग जानते हैं कि हमने कोई भी चीज लॉन्च कर दी, सस्ते में कर दी, लोगों को आके लेना है, तो उनको आपको देना नहीं है। तो अगर जो लीगल चीज 25 लाख की मिल रही है, इलीगल 12 लाख की मिल रही है, लेकिन आपने 25 लाख लेके उसको उसके हाथ में हैंड ओवर करना है, और वो 25 की चीज अगले 2 साल में 50 की हो जाएगी, या 5 साल में 50 की हो जाएगी। बट इलीगल चीज में आपने 12 लाख दे दिए, आपको वो चीज भी नहीं मिली और आपके 12 लाख भी गए। यही डिफरेंस है लीगल और इलीगल का, और यही हो रहा है इन नए माइक्रो मार्केट्स में। तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसी कई चीजें हैं जिन्होंने कि वहां पर जाकर के ऐसे ही चीजें शुरू की। जेवर का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो रहा है कि यहाँ किसानों से लोगों ने पट्टे की जमीनों पे, इवन वो किसान बेचारे भी ठगे गए, क्योंकि किसान एक बड़ा ही निर्दोष प्राणी होता है। उसको आप जैसे कहती हैं, अगर उसको आप सही चीजें बताती हैं तो वो उस सपने को महसूस करता है, उसको जीने की कोशिश करता है। तो यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने उन किसानों को गलत सपने दिखाए, उनसे उनकी जमीनों को वो ली। किसानों के पास भी जमीनों के तब तक सही कागजात नहीं थे, उनको पता नहीं था कि इसको कैसे आगे भविष्य इसका क्या है, और उस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। हजारों लोगों के, भारत भर से लोगों के पैसे उसमें डूबे। तो ये आज के डेट में सूचना जो है वो किसी घर की या किसी ड्राइंग रूम या बेडरूम की चीज नहीं रह गई है। इट्स ए डोर टू डोर अफेयर। कुछ भी होता है, मीडिया विल डिस्क्लोज दोज थिंग्स। तो अब ये एक बड़ा स्कैम हो गया है, जिसके चलते कि अच्छे लोग भी, द पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क्स, दे ऑल्सो आर सफरिंग। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ सस्ते और जो नए माइक्रो मार्केट शुरू होते हैं, उन माइक्रो मार्केट्स में सिर्फ चीप एसेट्स के चक्कर में मत जाएं। आप पहले अपने एक उचित मार्गदर्शन लेने वाले कंसल्टेंट को खोजें, आप खुद भी रिसर्च करें, मिल बैठ करके बातें करें, पेपर्स को चेक करें, बिकॉज रियल एस्टेट में लीगैलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी
मतलब इसको आप कह सकती हैं ईगर है, और गवर्नमेंट ने बड़े सारे लॉज लाइक रेरा एंड ऑल, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सारे बिल्स गवर्नमेंट ने इन्हीं फ्रॉड्स के चलते लेके आए। फिर भी ये चीजें हो रही है क्योंकि हम अपनी तरफ से वो लेवल ऑफ ईगरनेस नहीं दिखा पा रहे, या हम अपने ओर से उस लेवल का रिसर्च नहीं कर पा रहे। सो बिकम प्रैक्टिकल, कीप ए प्रैक्टिकल अप्रोच, गो टू योर कंसल्टेंट, कंसल्ट विथ वाइज पीपल एंड देन इन्वेस्ट ऑनली। सर यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि कंसल्ट विद वाइज पीपल, लोग जिनके पास भी जा रहे हैं, जो भी उनके आसपास हैं, बिकॉज दे आर सेल्स पर्सन, दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट, तो वो लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन नहीं होता। तो वो मैनिपुलेशन से कैसे बचे? आप मेरे को बता रहे हो, मैंने ठीक है आप पे ट्रस्ट किया, मैंने वो इन्वेस्ट भी कर दिया, बट मैनिपुलेशन इज देयर। तो वो मैनिपुलेशन हम कैसे परख सकते हैं कि नहीं ही इज मैनिपुलेटिंग मी? देखिए, आटे में नमक, नमक में आटा वाली बात है। ऐसा नहीं है, सेल्स पर्सन कभी झूठा नहीं होता। एक अच्छा सेल्स पर्सन कभी भी झूठा नहीं होता। हर कोई अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत बोलता है, अच्छाई के लिए बोलता है। आपका ये काम है कि आप ऐसे लोगों से जुड़े जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में और इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, राइट। जिनकी अपनी टैक्स रिजीम है, जो जीएसटी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना रेरा सर्टिफिकेट ले रखा है, जिनके पास अपनी चीजें हैं। आप देखें उनकी टीम में किस तरह के लोग बैठे हैं, उन्होंने पास्ट में कितना काम किया है, उनका अप्रोच क्या है इस इंडस्ट्री के प्रति। आप ऐसे लोगों से ना जाएं जिनको कि ये लगे कि भाई आज मेरी इनके से डील हो गई और कल से फिर ये कहीं दिखेंगे ही नहीं। तो जो ये बहुत सारे मशरूम की तरह आज रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो वैल्यू के साथ साथ रिटर्न और प्रॉफिट्स भी उतने ही हैं। इस चीज को देखते हुए ये एक मशरूम कल्चर पैदा हो गया, हर कोई रियल एस्टेट में आने लगता है। अगर आप गल्फ में जाओगे या यूएसए में जाओगे, यूके में जाओगे, बिकॉज मैं वहां पे रह के मैंने चीजों को देखा है, तो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स आर ट्रीटेड एज द व्हाइट कॉलर जॉब पीपल। बहुत ही पॉलिश्ड लोग होते हैं, 4-4, 5-5 सर्टिफिकेट्स लेकर के, कोर्सेज करके बैठे होते हैं। इंडिया में भी चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। अब आप सबको रेरा का भी सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं मिलता। तो पॉइंट इज कि आपको ये देखना होगा कि आप एक ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में काम कर रहा है, लिटरेट नहीं है, सिर्फ वो माल बेचने के लिए कुछ भी बोल के बेच दे रहा है, क्योंकि उसको आपसे एक बार डील करनी है। लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूशन से डील करेगी, तो इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बैकग्राउंड, ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन प्रोसेस फॉर्मूलाज, और साथ में वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं हु आर प्रोफेशनल्स, हु हैव डिग्री होल्डर्स, उनको लॉन्ग टर्म कैरियर की सोच होती है। तो जब ऐसे रियल एस्टेट प्रोफेशनल से आप डील करेंगी, तो वो आपको सही सलाह देंगे। ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट को वो बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, मैं ये नहीं कहता, मैं भी बोलता हूँ, हर कोई बोलता है। बट क्या होता है कि फिर वो आपको झूठ नहीं बोलेगा, वो फोकस करेगा कि मेरे क्लाइंट का, वी टॉक अबाउट ए क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। वन इज सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच, सेकंड इज क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। तो एक इंस्टीट्यूशन ऐसे बात करता है कि अगर मैं क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ जाता हूं, तो फिर वो क्लाइंट मेरे लिए लॉन्ग टर्म में रेफरल बिजनेस देगा, मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आज मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी में कराई जिसका वैल्यू 2-4 सालों में, 5 सालों में डबल हुआ, तो फिर उसी पैसे को वो मुझे सेकेंडरी मार्केट में भी कहेगा कि आप मुझे बेच करके उस पैसे को चर्न करा दो। ठीक है। सो ऑलवेज बिलीव ऑन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूशन बैक्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। ये एक तरीके से ये हो गया कि जैसे आप झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं और एक लिटरेट डॉक्टर होता है, तो उस तरीके से आप एग्जैक्टली चल रहा है। आप एमडी एमबीबीएस से बात कर रही हैं या फिर हकीम से बात कर रही हैं। राइट। तो अब एक चीज़ और आती है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं। धुलेरा में जैसे आपने शुरू में ही हमें बताया कि प्रधानमंत्री जी भी उसको प्रमोट कर रहे थे अपने एक भाषण में। वहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट की? अभी आपको क्या लगता है ग्रोथ क्या है? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये आगे से 10-12 साल बाद जाके ही वो वहाँ पे डेवलप हो पाएगा। जेवर की जैसे बात कर रहे थे हम लोग, इतना जल्दी अभी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अब एयरपोर्ट आ रहा है, तो उसको डेवलप होने में भी टाइम लगेगा, वो भी होगा। तो हम किस तरीके से देखें कि जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम धुलेरा की बात करें, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं, क्या हमें वहाँ पे देखना चाहिए? मतलब अगर हम पॉइंटर्स बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या पॉइंटर्स मेरे होने चाहिए कि ये चीज़ चेकलिस्ट कह सकते हैं, चेकलिस्ट हमें क्या बनाना चाहिए वहाँ के लिए? देखिए, अगेन ये एक माइक्रो मार्केट है। अब मैं आपको बड़ा क्लियर बात बता दूं, 10 साल, 12 साल, 15 साल, ये टाइम पीरियड कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ऐसे ही निकल जाता है। और अगर आपको आज पैसे लगाए, कल बेनिफिट चाहिए, तो फिर आप स्टॉक जैसी चीज में जाएं।
डेरिवेटिव्स में जाएं, रिस्क उठाएं, करें। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेनिफिट हमेशा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही होता है जो रियल एस्टेट दे सकता है। अब हम धोलेरा जैसे जगह की बात करते हैं। आप जब दुबई जाते हो, आप दुबई देखते हो तो अमेज्ड हो जाते हो कि 25, 30, 35 साल पहले दुबई क्या था, आज क्या है। कोई बिलीव नहीं कर सकता। दुनिया में जो गाड़ियां यूएस में और इधर आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको दुबई में दिखेंगी। ट्रू। वो स्काई क्रैपर्स और मतलब एक अलग ही दुनिया बसी है। सेम इज इन सिंगापुर। आप न्यूयॉर्क जाएं, डाउनटाउन में जाएं, वॉशिंगटन डीसी, मैनहट्टन में जाएं, तो आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी। भारत का पहला ऐसा सोफिस्टिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसको माइक्रो सिटी कहते हैं, वो धोलेरा है। आपको हिंदुस्तान में दुबई और सिंगापुर की वैल्यू मिलेगी और सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा जो आप दुबई में जाके फील कर रहे हो। सेम थिंग यू विल गेट अपीयर्ड इन धोलेरा। धोलेरा आज के डेट में 921 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर आ रहा एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रियल एस्टेट आप जो कह सकती हैं वो हब है। मैन्युफैक्चरिंग बैक्ड विथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट से लेकर के और आपको एयरपोर्ट तक की रेलवे लाइन, आप जो भी चीज सोच सकती हैं जस्ट टू डेवलप ए बिग टाउन। टाउन प्लानिंग का फंडामेंटल और फैंटास्टिक नमूना है धोलेरा। फिर क्वेश्चन आता है कैसे करें। बात वही निकल के आती है, माइक्रो मार्केट शुरू हुआ, घर बसा नहीं, लुटेरे पहुंच गए पहले वहां पे। तो ऐसे ही कुछ लुटेरे अभी भी वहां पहुंच गए हैं। दो पॉइंट है वहां पे धोलेरा में। धोलेरा इज डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, SIR, नॉन SIR। तो SIR जो है वो स्पेशल इंडस्ट्रियल और वो इकोनॉमिक क्षेत्र है जिसके अंदर की गवर्नमेंट की पूरी बैकअप प्लानिंग है। SIR के बाहर ऐसा है जो अभी उस क्षेत्र से बाहर है जहां पर कि प्राइवेट डेवलपर्स भी आ रहे हैं। SIR के अंदर जो कुछ भी आएगा गवर्नमेंट आपको देगी। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि SIR के बाहर ले जाकर के और कई कई जगहों पे लोग ऐसे दिखा देते हैं, जो मेरी समझ से आया, वो आपको दूर दिखा देंगे, देखिए वहां पर वही मेरी जमीन है, वहां पे बिल्कुल देयर इज स्टिल वाटर एंड मड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, कुछ भी पता नहीं है। और वो कहते हैं जी 10 लाख में आपको 200 गज मिल जाएगा। अब आपने ये नहीं सोचा कि वो 200 गज है कहां या है भी या नहीं। यू ओनली हैव सीन क्या, 10 लाख रुपए। राइट। तो धोलेरा हो, जेवर हो, कोई भी हो, चेकलिस्ट एक ही होती है। लैंड की जब हम बात करते हैं या कहीं प्लॉटिंग की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, पहले तो आप देखिए उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट का रोल अगर नहीं है, वो प्राइवेट है, तो उसने किन किन अथॉरिटी से क्या क्या अप्रूवल्स लिए हैं, उसके पास उसकी जमीन की पूरी रजिस्ट्री कंपनी के नाम पे है या नहीं, म्यूटेशन है या नहीं, उसके बाद उसने वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्लानिंग कर रखा है, वो कैसे बैकअप हैं, उनमें कोई बैकअप है भी या नहीं। फिर आप उस जमीन के कागजात को देखिए, कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाइए, उस पूरे लैंड के पेपर्स के चेक कराइए, ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। बट क्या है, मैं फिर घूम के वही आ रहा हूं, इस चेकलिस्ट को देखने या इस चेकलिस्ट पे वर्क करने की बजाय आप घूम फिर के उसी लो कॉस्ट प्राइसिंग पे जा रहे हैं। एंड लो कॉस्ट प्राइसिंग इज डूइंग व्हाट, इट इज ओनली कॉजिंग यू लॉस। फ्रॉड में फंस रहे हैं। फ्रॉड में। तो आप धोलेरा को दोष मत दीजिए, इससे अच्छा होता क्या है। अब आज लोग कहते हैं जेवर के आसपास फ्रॉड जुट गया, धोलेरा में फ्रॉड जुट गया। इट्स नॉट लाइक दैट। जेवर इज नॉट ए प्लेस ऑफ फ्रॉड्स और धोलेरा इज नॉट ए प्लेस ऑफ फ्रॉड्स। जिस जगह की बात कुमार मंगलम बिरला कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस लेवल पे चीजें जा रही हैं। तो आपको उस जगह को दोष नहीं देना, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग को दोष देना है। So what you need to say or what you need to do is that first of all you go with your checklist. Just find the right people. Just find the right people. And if you are finding the right people, find how to search them. Right. With a right consultant. या अगर आप अपने भी अकेले भी जा रहे हैं तो पहले पूरी रिसर्च करके जाइए अगर आपके पास इतना समय है तो। एंड रीड अबाउट द प्लेस। धोलेरा की ब्लूप्रिंट नेट पे, उस गवर्नमेंट वेबसाइट पे पढ़िए, आप जाके पढ़िए, यू विल बी अमेज्ड कि क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई शहर बच सकता है। इट्स लाइक दैट। तो अब या जेवर को आप देखिए, जेवर के आसपास इतनी डेवलपमेंट आ रही है, लॉट ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड अदर थिंग्स। हर जगह से, हर एक बड़े एक्सप्रेसवे से यूपी के उसको जोड़ा जा रहा है जेवर को।
बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। राइट, तो आप उस प्लेस को गड़बड़ नहीं कर सकते, आप अपनी सोच को देखिए। डिसीजन आप Decision राइट making, डिसीजन लीजिए, decision making. राइट लोगों के पास चाहिए। Investment is simply a good way to increase your wealth by doing right decision, by keeping and taking right decisions. अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आप किसी और को दोष ना दें। अच्छा, एक चीज़ और हमने यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ क्लियर हुई कि जब भी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले एक राइट कंसल्टेंट के पास ही जाइए। अगर इन केस कोई आपके पास पहुँचना चाहता है तो वो कैसे पहुँच सकता है? मेरे पास पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की दुनिया, एज आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। AI is there, everything is there. So, and even we as institution, we are also putting ourselves in this public domain Right. by putting us on the websites, Websites and all. marketing ourselves, doing lot of things, promotional activities. तो हम ये सब कर रहे हैं। तो अगर कोई interested बंदा हम जानना चाहता है तो he can go on Google or any social media, Facebook हो गया, Insta हो गया। We'll also YouTube- put your YouTube. information in the description. इसके अलावा एक चीज़ और थी यहाँ पे कि पहाड़ों पे मैंने देखा कि कोविड के बाद से पहाड़ों का बूम इतना ज़्यादा आया है कि लोग इन्वेस्ट करने के लिए पहाड़ों की तरफ एक तरफ बेचैनी से उधर की तरफ जा रहे हैं कि हमें पहाड़ों में ही रहना है। तो ऐसा क्या हुआ कि पास्ट कोविड ये चीज़ें होने लग गई? दो फैक्टर्स हैं। देखिए, पहाड़ों पर का जो इन्वेस्टमेंट आया है वो 2020-21 के बाद आया है, पोस्ट कोविड आया है। पहले भी लोग जाते थे, ऐसा नहीं है, बट पहले लोग जाते थे लग्जरी के लिए, राइट, शौक के लिए। अब उसको लोग अपना परमानेंट होम भी, सेकेंड होम भी, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी, सब कुछ बना रहे हैं। पहला फैक्टर ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर है, मानवीय जो रीजंस है। ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर ये है कि मरने से बढ़िया है इंसान किसी ऐसी जगह जाकर के जिए जहां वो सुकून से जी सकता है। कोविड में लोगों ने ये समझा कि ये जो फ्लैट कल्चर्स हैं, इस फ्लैट कल्चर में आप एक ही कॉमन एरिया को यूज कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, आप एक बिल्कुल बंधे हुए से जगह में हाँ, मतलब वो दबड़े में आप बंधे हैं। तो एक सांस भी अगर किसी की आती हो तो दूसरे को अफेक्ट करती है। True. ये वर्ल्ड की समझ में आ गया। आप वही लिफ्ट्स यूज कर रहे हैं, वही बटन दबा रहे हैं। तो चूंकि हमने कोविड अपने आंख से देखी, वी आर वन ऑफ दोज जिन्होंने कि इस एपिडेमिक को देखा है, पैंडेमिक कही इनफैक्ट। सो लोगों ने ये समझा कि नहीं, वी हैव टू फाइंड ए डिफरेंट लोकेशन, ए सेकेंडरी लोकेशन वेयर वी कैन गो एंड एस्टेब्लिश आवरसेल्फ, where we can find a place of our shelter that in any case if any disruption comes, then we must go there and reside in a peaceful, in the lap of nature, in an ecology which should suit everything and keep us safe. तो इससे पहाड़ों की अचानक से डिमांड बहुत तेज बढ़ी। अब जब डिमांड बढ़ी तो दूसरा आता है वेल्थ। जैसे जैसे जिस तेजी के साथ आपका वेल्थ शिफ्ट होना शुरू हुआ फ्रॉम लैंड टू माउंटेन्स, वैसे ही उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज बढ़ी, उसके रिटर्न्स भी बढ़े, और लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ रेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। अब मैं अगर पहाड़ों पर, मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट ले लिया, मैं किसी भी हालत में नोएडा में उसे 25,000-30,000 रुपए से ज्यादा मंथ की रेंटल नहीं ले सकता। True. और मेंटेनेंस कॉस्ट भी मेरा काफी है। जबकि अगर मैंने पहाड़ों पे 1 करोड़ का एक कॉटेज या विला ले लिया तो 30 दिन में अगर मेरा वो कॉटेज या मेरा विला या मेरा फ्लैट थ्रू माई मीन या थ्रू एयरबीएनबी या किसी दूसरे फैक्टर के द्वारा चढ़ता है, तो वहां पर डे का रेंटल इन्वॉल्व है। तो 1 करोड़ रुपए का लग्जरी का आज के डेट में वहां पे अगर 2-3 बेडरूम का है, कोई फैमिली जाती है तो वो पर डे के 8-10 हजार रुपए दे देती है। तो अगर आपका 10 दिन भी हो गया महीने में या 15 दिन हो गया तो आपका लाख रुपए का रेंटल बढ़ता है। आप उसमें से 20% कट ऑफ कर दीजिए मेंटेनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस में, 25% कट ऑफ कर दीजिए तो भी 75,000 रुपए आपके आते हैं। ह्यूज। तो ये आपका अगर आप साल का देखेंगे तो 9 से 10 लाख रुपए का हो जाता है। तो इट मीन्स कि 9 to 10% ऑफ रिटर्न फॉर द सेम वैल्यू ऑफ मनी विच यू कैन इन्वेस्ट हियर एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर। तो यहां आप 2%, 1.5% में खेल रही हैं, वहां आप 9-10% में खेल रही हैं। सो वाइज इन्वेस्टर्स
they accepted this fact, they recognized this fact, and they started to put their money into these reasons. आज आप देखेंगी ऋषिकेश में 3-bedroom flat, we have just seen, we have our own project, वहां पर हम देख रहे हैं, तो वहां पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 4 करोड़ रुपए में. 3-bedroom flat has been launched in Rishikesh at a rate of 4 crore rupees. कुछ भी नहीं मिलता सस्ते में. ऋषिकेश rates have gone up to 2 lakh rupees per square yard. तो now people are going, टिहरी जा रहे हैं. टिहरी is unmatched location, beautiful location. True. तो टिहरी जैसी खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं, देवप्रयाग जा रहे हैं, पौड़ी की तरफ जा रहे हैं. They are going to नरेंद्र नगर, they are going to many other places. नैनीताल जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट जा रहे हैं. जिम कॉर्बेट तो काफी पहले से भी है, बट एक और बूम आई. अब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे जब जो शुरू हो रहा है, तो अगेन आई टोल्ड यू, इंफ्रास्ट्रक्चर इट क्रिएट्स द डिमांड. तो अब इस के चलते जो 2.5 घंटे का रास्ता हम यहाँ से तय करेंगे, देहरादून की मार्केट एक बार और बूम पे है, उससे नियर बाई एरियाज बूम पे आ रहे हैं. देहरादून एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज काफी डिमांड में है. किसी जमाने में 2-4 हजार रुपए गज की जमीन मिलती थी, आज 50,000 रुपए गज की जमीन मिल रही है. सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव केप्ट द माउंटेन्स. तो आप ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर जोड़िए, आप इस इन्वेस्टमेंट की फैक्टर को जोड़िए, तो पहाड़ आज की डेट में हिंदुस्तान के लोगों की बहुत बड़ी चॉइस है इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में, एंड इट कीप्स ए वैल्यू. ये क्या हम अपना रिटायरमेंट प्लान के तौर पर देखें, या हम अभी अगर मान लीजिए कोई अगर उधर बसना ही चाहता है, क्योंकि रिमोट कल्चर भी आ गया है वर्क में, तो बहुत लोग हैं जो पहाड़ों पे बैठ के अपना काम करते हैं और ये सारी चीजें बहुत करते अच्छा हैं. क्वेश्चन पूछा आपने. तो कैसे देखें हम उसको, रिटायरमेंट प्लान की तरह या दोनों तरीके से? आप ऐसा आप कोई मारामारी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों. आप रिटायरमेंट के लिए भी रह ले आप, या नहीं रहे तो आप अभी से रहना शुरू करें. अब आप देखिए, बहुत सारे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है पहाड़ों पर, अपने आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग सब कुछ है. दूसरी बात, पहले पहाड़ दूर लगते थे. अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हुआ, आप दिल्ली से 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच गए. अभी पौड़ी बिजनौर हाईवे शुरू होने वाला है, आप दिल्ली से बिजनौर होते हुए पौड़ी चले जाएंगे 4 घंटे में. उसके बाद अगले साल से इंडियन गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग 4 धाम रेलवे यात्रा. आप दिल्ली में वंदे भारत में बैठिए, आप 3 घंटे 4 घंटे के अंदर देवप्रयाग पहुंच जाएंगे, 3 घंटे के अंदर. तो डिस्टेंस अब मैटर ही नहीं करता, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज ग्रोन अप इन सच ए मैनर दैट ऑल द डिस्टेंसेस हैव बिकम शॉर्टेंड. कोई दूरी नहीं रह गई. आप रिटायरमेंट, पहले के लोग सोचते थे कि चलो यार रिटायर हो गए, पहाड़ों पे रहें, थोड़ा अपना जिंदगी आराम से कटेगी. अब ऐसी बात नहीं है, पहाड़ों पे भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सब चीजें हो रही हैं. गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के जरूर काफी मतलब सख्त है कि नहीं, पहाड़ों की संरचना को बिगड़ने न दे, हम उस इकोलॉजी को, उस इन्वायरमेंट को बनाए रखें. बट नाउ माउंटेन्स आर नॉट ओनली ए चॉइस फॉर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ. माउंटेन्स आर नाउ ए चॉइस फॉर योर ऑनगोइंग लिविंग लाइफ. इस कोविड में कितने लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के, उन्होंने अपना बेस शिफ्ट कर लिया, वर्क फ्रॉम होम कर लिया, क्योंकि अब हर जगह वहां भी आपके मोबाइल टावर्स हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, बहुत बढ़िया नेटवर्क की व्यवस्था है. तो इट्स नॉट ए बिग डील. यू कैन गो राइट नाउ, एस्टैब्लिश योर थिंग. आप 6 महीना वहां रहे, 6 महीने के बाद आप दिल्ली में भी रह सकते हैं. उसको आपने एयरबीएनबी पे स्टार्ट कर दिया, गेटिंग वेरी गुड रिटर्न. सो बोथ ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल. ओके. अगर हम फिर से आते हैं मिडिल क्लास पे, मिडिल क्लास इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर तो वो ऑब्वियसली उसका जितना बजट है वो उसके हिसाब से ही देखेगा. तो पहाड़ों पर क्या सिर्फ बिग बजट, जैसे आपने कहा ऋषिकेश की बात कि 4 करोड़ में फ्लैट ही है, तो मिडिल क्लास तो सोच ही नहीं सकता फिर उसके लिए क्या ऑप्शंस होंगे? प्लॉट्स. मैं बार बार घूम के यही इसी बात पे आऊंगा, लैंड लैंड एंड लैंड. बिल गेट्स ने भी अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो बिल गेट्स का भी आप देखिए तो कई लाख एकड़ जमीन है उनकी पोर्टफोलियो में. इतने बड़े इन्वेस्टर का, वॉरेन बफे, कोई भी हो. तो आप ये देखिए, छोटे बजट के साथ उन्होंने अपनी एक छत बनानी है, 2-3 कमरे बनाने हैं, 100-150 गज लेने हैं, 40-50 लाख है, 25-30 लाख है. आप अच्छी जगह जाइए पहाड़ों पर, आपको प्लॉट मिल जाएंगे. ऋषिकेश के आसपास भी मिल जाएंगे, कई जगह ऐसी हैं वहां पर. जैसे विस्थापितों के लिए एक वो बनी थी, निर्मल बाग है, एम्स के पास है, जहाँ एम्स है, आप सोच सकते हैं बहुत सारी सुविधाएं, इंस्टीट्यूट्स है, सब कुछ है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं. वहाँ आपको 100 गज मिल जाएगा 30 लाख में, अच्छे जगह पे मिल जाएगा.
आप 100 गज में लेकर के अपने 3 कमरों का घर बना सकते हैं। आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 150-200 में बना लिया, तो थोड़ा सा आप आपने अपने लिए गार्डनिंग की चीज़ कर ली, 100 गज पे मकान बना लिया। तो पॉइंट इज 1 करोड़ में आप 3 BHK का विला भी बना सकते हैं अपना प्लॉट लेके। इट्स नॉट ए बिग डील। तो अगर मिडिल क्लास को लेना है और छोटे बजट में लेना है, मैं बार बार कहूंगा आप इन फ्लैट्स के चक्कर में बहुत ज्यादा मत पड़िए। फिर आपको भागना उतरना पड़ेगा। आज आप बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो अगले 5 साल के लिए सोच के बनाते हैं। किसी दूसरे का बनाया घर लेते हैं तो मजबूरी में लेते हैं। तो आज का सोच के नहीं, अगले 5 साल का सोच करके इन्वेस्टमेंट करिए और लैंड में करिए, प्लॉट्स में ऑब्वियसली करिए। अगर पहाड़ की बात करते हैं हम, तो अगर पहाड़ों में भी जाके फ्लैट में रहना है तो व्हाट इज द लोग बेनिफिट? लोग देखिए हर तरह के लोग होते हैं वहां भी। चूंकि वहां पर क्या है कि मतलब G+4 G+5 स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए हैं पहाड़ों में भी, और लोग वहां रह रहे हैं। बट वो ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको वहां जाना है, तुरंत रह के 2 दिन आ जाना है। बट अगर हम रहने की बात से, क्योंकि फ्लैट की जहां तक बात है तो वो एंड यूजर ले तो अच्छा लगता है। तो अगर आपको अपना रहना है, आपको चीजों को करना है, तो आप अपना प्लॉट लीजिए और उस पर बनाइए और रहिए, हर चीज करिए उस पर। बट वहां पर जाकर के, और मैं भी नहीं मानता कि आप किसी फ्लैट में एंटर कर लिए। आपके पास अभी काफी अपॉर्चुनिटीज है जहां अभी आप छोटे बजट में लैंड ले सकती हैं और लेकर के वहां अपना घर बना के रह सकती हैं। अच्छा, सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ और है कि उत्तराखंड की जैसे हम बात करते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स उधर भी हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी है ना कि बाहर के लोग इतनी ही चीज़ें ले सकते हैं, या हाँ। ऐसा कुछ क्या है? देखिए हर स्टेट का एक अपना लैंड लॉ होता है। उत्तराखंड के लैंड लॉ के हिसाब से अभी ऐसा है कि वहाँ जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ बिस्वा और ये और इन चीज़ों में, तो वहाँ नाली चलती है। 1 नाली इज इक्वल टू 240 स्क्वायर यार्ड। तो एक फैमिली में एक पैन कार्ड पर वहाँ 1.25 नाली यानी 300 स्क्वायर यार्ड, 300 गज लिया जा सकता है। इन स्क्वायर फीट ये 2700 स्क्वायर फीट होता है। तो आप एक पर्सन, जैसे कोई बेटा है, हस्बैंड वाइफ है, वो क्लब करके बड़ा लैंड भी ले सकते हैं। बट एक के नाम पे 300 गज लिया जा सकता है। तो 300 गज जमीन काफी होती है एक इंडिविजुअल मिडिल क्लास के लिए रहने के लिए। उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से बागवानी करते हुए रह सकते हो। बट बिकॉज हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अभी बात कर रहे हैं फिलहाल, मैं इसके बाद आऊँगी कि अगर इंडिविजुअली आपको रहना है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि एनआरआईज भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, और हम अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, ये लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है और क्या तरीके हो सकते हैं ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि वो लोग छोटे जगह तो जाएंगे नहीं, उनको 300 गज से क्या ही लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। एनआरआईज जब आते हैं तो एनआरआई जनरली लैंड में प्रेफर नहीं करते। ये आप इसका डिफरेंस जानिए। एनआरआईज को क्या है कि उनको इंडिया आना है, 2-3 महीने रहने हैं, या लेजर पीरियड में आना है, या हॉलीडेज में आना है, तो वो विलास पसंद करते हैं। जहाँ एमिनिटीज हो, सब कुछ हो, माउंटेन व्यू हो, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, पावर अवेलेबिलिटी हो, सीवरेज हो, तो वो इन सब फैक्टर्स को देख करके करते हैं। उनको लग्जरी पसंद है। वो आइसोलेशन में नहीं रहेगा। अब आप और मैं जाएंगे तो हो सकता है सोचे कि कहीं गांव में हमें किनारे पे कोई जमीन मिल जाए, 600-700 गज हम लेकर के रह लें। एनआरआई आएगा तो हमेशा एक गेटेड कम्युनिटी में रहेगा, विद लग्जरी रहेगा। तो उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स हैं, अलग से प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू है, वैसा वर्थ है, एंड दे हैप्पीली कम एंड इन्वेस्ट देयर। इंडिविजुअल्स के लिए अलग चीजें हैं। इंडिविजुअल भी यहाँ से दिल्ली या बाकी इंडिया के हर पार्ट से आते हैं, वो भी गेटेड कम्युनिटी में भी प्लॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्लॉट सिर्फ आइसोलेटेड है, प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी है, प्लॉट्स के प्रोजेक्ट हैं। जैसे 200 नाली का प्रोजेक्ट, 200 नाली इज इक्वल टू 10 एकर्स, 20 नाली इज इक्वल टू 1 एकड़। तो उस 10 एकड़ में हमने 100-150 प्लॉट वो किए हुए हैं या 200 किए हुए हैं। तो आप वहां भी अपना प्लॉट ले लीजिए, अपने तरीके से बनाइए या हमसे बनवाइए, या आप किसी भी मीन से वहां पे बना सकते हैं। आपको वही सारी चीजें मिलेगी। आप अपनी बागवानी करिए, वहां 70-80% हर जगह आदमी ग्रीन एरिया छोड़ता है, तो उन ग्रीन एरियाज का आप आनंद उठाइए। हिमालय का व्यू लीजिए, या गंगा जी के, माँ गंगा के किनारे हैं तो आप गंगा का व्यू लीजिए। हर चीज है वहां पर। एनआरआईज का एक चीज है कि एनआरआई की जो इन्वेस्टमेंट होती है, वो चाहे माउंटेन्स में हो चाहे वो प्लेन्स में हो, दे प्रेफर इनटू ए गेटेड सोसाइटी, बिकॉज दे डू नॉट लिव हियर। तो उनका जो रिस्क वैल्यू होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो दे टेक केयर ऑफ देयर रिस्क वैल्यूज, और वो हमसे वैसे ही डिमांड करते हैं। रिस्क की बात आई है तो मुझे एक मूवी याद आ जाती है सर, खोसला का घोसला, जिसमें एक ही जमीन 2-2, 3-3 बार बेच दी जाती है। तो ये भी चीजें होती हैं जब हम फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, हो रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि हम ऐसे जाल में ना फंसे? मतलब क्या पेपर वर्क हमें चेक करने चाहिए? आपको सबसे पहले उस जमीन का
हर जमीन का एक पर्टिकुलर खाता नंबर, खसरा नंबर, सब कुछ होता है। और आज के डेट में हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी टोटल लैंड उसको रेगुलेट कर दिया है डिजिटली। राइट। तो आज आप किसी भी, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं तो यहाँ भूआ लेख चलता है, राइट। तो आप किसी भी लैंड का जाइए, उसकी डॉक्यूमेंट लेकर के उस खाता खसरे नंबर को अगर आप भू लेख पे डालती हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन था, वहां से ये किसके पास आई, क्या हुआ है, अगर इसकी कोई रजिस्ट्री हुई है, किसी के नाम पे हुई है तो किसके नाम पे हुई है, तो आप इजीली पकड़ सकती हैं। ओके। अगेन व्हाट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च और टू गो टू सम वाइज पर्सन टू डू ए रिसर्च फॉर यू। ग्रेट। ऐसे आप इन चीजों को पकड़ सकती हैं। ठीक है। तो फिर आपके साथ खोसला का घोसला नहीं होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपके पर्सनल उस पे आती हूँ। मैंने सुना है, देखिए लक्ष्मी किसी को भी आती हुई बुरी नहीं लगती है, लेकिन मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आप टेबल पे बैठ के भी सीधे कई बार क्लाइंट्स को मना कर देते हैं कि रहने दीजिए, आप ये प्रोजेक्ट मत लीजिए, आपके लिए नहीं है। क्या, कैसे कर लेते हैं आप ये? क्योंकि किसको बुरा लगता है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं? नहीं, मैं दो चीजें देखता हूँ। मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये क्लाइंट इसके लिए तैयार, मतलब इसके लिए उचित नहीं है। क्लाइंट तो मेरे से ये कॉफी का मग ले ले, लेकिन क्लाइंट को खाना है दाल चावल, तो कॉफी के मग में दाल चावल तो खाएगा नहीं, उसमें वो कॉफी पिएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि लोग उनको बेच देते हैं दिखा करके कि नहीं नहीं ठीक है, कॉफी का मग नहीं है, आप इसको फोल्ड करके थाली भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मेरे से नहीं होता, बिकॉज पर्सनली आई एम ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आई डोंट बिलीव इन पुटिंग पीपल इन दीज काइंड ऑफ डाइसी सिचुएशंस। आई डोंट वांट टू फेक देम अप। वो मुझे लगता है कि ये पैसे किसी काम के नहीं है। एवरी मनी विच आई यूज टू अर्न is given to me by my God। तो मैं ऐसा कोई पैसा कमाना ही नहीं चाहता जो मेरे लिए, मेरे ईश्वर की इच्छा के विपरीत हो। तो मैं वही काम करता हूं जो मेरे क्लाइंट के लिए और मेरे लिए सही हो। और दूसरी बात यह है कि एक मेरा पर्सनल डोमेन भी बड़ा अजीब टाइप का है। मैं वैसे ही सोचता हूं, मैं वैसे ही जीता हूं। तो मुझे कई बार लगता है कि यार ये क्लाइंट जो कर रहा है ये अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है, या इसकी डिमांड में मान लूंगा तो झूठ-मूठ का मैं भी बाद में किसी गिमिक में फंसूंगा, किसी उसमें फंसूंगा। तो मैं साफ कर देता हूँ, भैया ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम रहने दो, तुमसे हो भी नहीं पाएगा और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। तो आई सिंपली रिफ्यूज देम। दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप किस तरीके से एक क्लाइंट को देखते हैं और कैसे उसको समझ लेते हैं और कैसे उसको समझा देते हैं कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है, आप इसको रहने ही दीजिए। बात यही है, आप जितना इस दुनिया में लोगों से मिलते हो, एक इंटरपर्सनल स्किल होता है, एक आपकी इंट्यूशंस होती हैं, एक आप लोगों को परखने की आप में क्षमता होती है। मैं पर्सनल लाइफ में कैसा भी रहा हूं, बट माय बिजनेस लाइफ इज वेरी वेरी यू कैन से दैट आई फाइंड इट वेरी मच ब्लेस्ड। मैं उसमें कहीं जनरली क्लाइंट के नजरिए से मैं मात नहीं खाता। तो मुझे लग जाता है कि ये सज्जन जो इस रूम में इन्होंने इंटर किया है, ये इस व्यू के साथ आते हैं। मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि इनको ये चीज चाहिए। उनका बॉडी लैंग्वेज, वो बैठते हैं मेरे से बात करते हैं, और एज आई टोल्ड यू आई वेरी मच ट्रीट पीपल विथ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे समझ में आ जाता है कि यार ये 50 लाख 60 लाख अपनी रिटायरमेंट का पैसा लेकर के आए हैं, मैं इनको ऐसी जगह दिला दूं जहां पर कि इनके पैसे सेफ नहीं है। हो सकता है ग्रो करे, हो सकता है नहीं भी करे। तो मैं एक लिमिटेड लेवल ऑफ रिस्क लेता हूं, पर मुझे जहां उनका रिस्क फैक्टर ज्यादा लगता है मैं कह देता हूं ये आपके लिए चीज नहीं है, आप छोड़ दो इसको। या तो आप मेरे से कुछ और ले लो, नहीं तो आप जिससे लेना है ले लो, पर मैं आपको नहीं दूंगा। मेरे करियर में से सैकड़ों लोग आए। हाँ, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं सेल्स पर्सन की, तो वो चाहता है कि जैसे भी हो क्लाइंट आए और वो खाली ना जाए और लेके ही जाए। तो ये चीजें आपको डिफरेंट करती है। मैं भी चाहता हूँ ऐसा। मैं कोई मैं भगवान श्री राम नहीं हूँ, या मैं कोई हरिश्चंद्र नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन चाहने से और फिर आपके डिसीजन मेकिंग में दोनों फर्क है। मैं चाहता जरूर हूँ दैट आई शुड बिकम ए बिलियनियर, आई शुड ड्राइव ए मेबैक, बट उससे फर्क नहीं पड़ता जो मेरे सामने बैठा है अभी उसको क्या चाहिए। तो मेरी डिसीजन मेकिंग मेरे इस चाहने को हमेशा अफेक्ट करता है। मेरा चाहना मेरा डिसीजन मेकिंग को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करता, क्योंकि अगर मैं सिर्फ चाहने में जाऊंगा तो मैं उसके साथ ठगी करूंगा, बट आई डोंट डू इट। तो मैं वैसे ही करता हूं जो जिसको कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा, जिसको बोलते हैं माई सोल सेल्फ, वो जो बोलती है मैं वही करता हूँ। बाकी मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। दिस इज रियली गुड। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं सर, तो मैं
क्योंकि जाते जाते ये सवाल पूछना चाहूंगी, आपका नाम बड़ा यूनिक है, पाणिनि। मेरे इस नाम के पीछे मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं। मेरे फादर काफ़ी पढ़ने लिखने वाले और हालांकि वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, बट उनका लिटरेचर का ज्ञान अद्भुत रहा है। तो और मेरे बड़े ताऊजी थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक साइंस में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पाणिनि पे पीएचडी की थी। ओके। उसी टाइम मेरा जन्म हुआ तो पाणिनि मेरा नाम रखा गया। पाणिनि व्याकरण के बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं। इनफैक्ट पाणिनि की लिखी अष्टाध्यायी व्याकरण ही जी। संस्कृत भाषा की जन्मदात्री मानी जाती है। संस्कृत के सारे जो भी चीजें हैं वो पाणिनि के व्याकरण से ही निकले हैं। तो इस सेंस में मैं ब्लेस्ड हूँ और पढ़े लिखे लोगों के परिवार से आता हूँ, तो थोड़ा सा ये भी आप कह सकती हैं। ग्रेट। जाते जाते सर हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है। ऑल्दो आपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, बट आई वांट कि हम वो रैपिड फायर राउंड खेलें। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, जेवर या गुड़गांव? जेवर। गुड़गांव क्यों पीछे हो गया सर? पीछे नहीं हुआ है, इट इज मेड फॉर वेरी डिफरेंट क्लास। वहाँ प्रॉपर्टीज की रेट है, मैं मास की बात करूंगा, मैं क्लास की बात सिर्फ नहीं करूंगा। ओके। नेक्स्ट हमारा है फ्लैट या जमीन, पैसा कहाँ डबल होगा? जमीन। जमीन। कितना वक्त लगता होगा? कुछ भी कहना ये मतलब लॉजिकल नहीं होगा, बट जितना एक फ्लैट में डबल होने में टाइम लगेगा उससे आधा। रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन? रेडी टू मूव इन। अगर हम इसको दोनों पर्पस से बोले, मान लीजिए हमें अगर तुरंत रहना है या हमें इन्वेस्ट करना है? दोनों केस में रिस्क फ्री, लीस्ट रिस्क, हाई रिटर्न। ओके। रेंटल इनकम हकीकत है या मिथक है? हकीकत है। कैसे? आप अपने तैयार घर में जाइए, आप अपने तैयार शॉप में जाइए, आप अपने तैयार कॉटेज में जाइए, आप अपने तैयार ऑफिस में जाइए। एक लाइन में एडवाइस दीजिएगा। नया इन्वेस्टर सबसे पहले क्या चेक करे? लीगल, ऑल द लीगल पेपर्स। क्या आप बोलना चाहेंगे बायर्स के लिए और प्लस इन्वेस्टर्स के लिए? वो चीज मैं चाहूंगी आप बोल के जाएं। मैं बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए दो चीजें कहना चाहूंगा। कभी भी प्राइस के पीछे मत भागो। सी लोकेशन, सी द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और तब आप प्राइस पे आओ। लोकेशन, लीगैलिटी एंड प्राइस, आप इस पे ध्यान दो। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी भेड़ चाल में मत चलो, अपना एक ओन डिसीजन मेकिंग करें, रिसर्च बैक डिसीजन करें और हर एस्पेक्ट को देखते हुए डिसीजन मेकिंग करें। जल्दीबाजी में ना करें, हड़बड़ाएं नहीं। प्रॉपर्टी डिसीजंस हड़बड़ी में, हास्ट में लिए जाने वाले डिसीजंस नहीं है, ये लाइफ टाइम डिसीजंस हैं। तो इन चीजों की जो है आप पहले तसल्ली से चेकआउट करें और तब जाकर इन्वेस्टमेंट करें। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, आपके साथ पॉडकास्ट करके बड़ा मजा आया। थैंक यू। रियल एस्टेट में मेरी भी नॉलेज काफ़ी बढ़ी, और अगर मुझे फ्यूचर में कुछ बाय करना होगा ऑब्वियसली आई विल कम टू यू फर्स्ट एंड देन आई विल इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की बात से एक चीज़ तो साफ हो गई है कि घर खरीदना इतना भी आसान नहीं होता है। आपको पेपर चेक करने चाहिए, आपको सारी की सारी R&D कर लेनी चाहिए प्रोजेक्ट लेते हुए या कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते वक्त। अगर आप अपना पहला घर खरीद रहे हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं या आप NRI हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सभी को पूरी R&D कर लेनी चाहिए। सही लोगों तक पहुँचना चाहिए जो आपको सही प्रोजेक्ट की जानकारी दे सकें, सही जगह आपका इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो सही लोगों को खोजिए और आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका पैसा डूबे नहीं बल्कि और ग्रो करे। बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद लगी है इस पूरे पॉडकास्ट से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही और भी पॉडकास्ट देखते रहने के लिए SRT ओरिजिनल्स को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही हम छोटे क्लिप्स डालते हैं SRT ओरिजिनल स्निपेट्स पे, तो वहाँ पर जाकर आप छोटे क्लिप्स देख सकते हैं जो आपके लिए आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से बनाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।